हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से है। यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरवीएनएल TG2, यूपीपीसीएल जेई ITI इलेक्ट्रीशियन एग्जाम क्वेश्चन दोस्तों आपका कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यह कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन से। आप इलेक्ट्रीशियन से किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन यूजफुल होने वाले हैं, महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन से आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, आपका इलेक्ट्रीशियन से है क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। फ्लोरोसेंट ट्यूब का, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रयोग कहाँ किया जाता है? ए, अध्ययन कक्ष में, दुकानों की प्रकाश व्यवस्था में, बी, सड़कों की प्रकाश व्यवस्था में, सी, ए और बी दोनों, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर सी है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर सी है। फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग अध्ययन कक्ष, दुकानों की प्रकाश व्यवस्था में और दोस्तों सड़कों की प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है, इसलिए दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। ए और बी दोनों आपका राइट आंसर है दोस्तों, आपका राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आगे क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ दोस्तों, आपके लिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ। और मैं दोस्तों आपका पिछला वीडियो जो है 106, वीडियो नंबर 106, उसमें छठा क्वेश्चन दोस्तों, उसका भी क्वेश्चन मैं लगवाने वाला हूँ। आपका छठा क्वेश्चन का मैं दोस्तों क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ, और इसमें भी 2 क्वेश्चन मैंने और इंक्लूड किया है और लाया हूँ दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके लिए क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रीशियन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, एग्जाम में इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी बेस पे आपका इलेक्ट्रीशियन में जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, इसी के बेस पे बनेंगे। आपका यह इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन है। आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर करेंगे दोस्तों और लाइक भी कर देंगे। और दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, नियॉन लैंप के इलेक्ट्रोड्स के बीच कितना विभवांतर उपस्थित होने पर नियॉन गैस आयनीकृत हो जाती है? दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, नियॉन लैंप के इलेक्ट्रोड के बीच कितना विभवांतर उपस्थित होने पर, दोस्तों कितना विभवांतर उपस्थित होने पर नियॉन गैस आयनीकृत हो जाती है? ए, 120 वोल्ट DC पर, बी, 130 वोल्ट AC, सी, 125 वोल्ट AC, डी, 110 वोल्ट AC, 110 वोल्ट AC। दोस्तों आपका ये राइट आंसर डी है, 110 वोल्ट AC। दोस्तों 110 वोल्ट AC पर आपका ये नियॉन गैस आयनीकृत हो जाती है। आपका इसमें राइट आंसर डी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मैं एग्ज़ाम क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों, आपके लिए मैं एग्ज़ाम क्वेश्चन लाता रहूँगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। अब दोस्तों, टंगस्टन तंतु लैंप की आउटपुट निर्भर करती है दोस्तों, जो टंगस्टन तंतु की जो लैंप की आउटपुट निर्भर करती है, ए, कांच के बल्ब के आकार पर, बी, तंतु के ताप पर, सी, लैंप के आकार पर, डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है, तंतु के ताप पर। टंगस्टन तंतु लैंप की आउटपुट निर्भर करती है तंतु के ताप पर दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ट्यूबलाइट को DC पर प्रयोग करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त युक्ति है दोस्तों। ट्यूबलाइट को DC पर प्रयोग करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त युक्ति है, ए, कैपेसिटर, बी, प्रेरकत्व, सी, ट्रांसफार्मर, डी, प्रतिरोध। डी, प्रतिरोध। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है। आपका राइट आंसर इसमें डी है दोस्तों, प्रतिरोध। ट्यूबलाइट को DC पर प्रयोग करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त युक्ति है प्रतिरोध। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कहा है इसमें, गैस भरे टंगस्टन लैंप के, दोस्तों गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए कितना तापमान आवश्यक है? इसमें दोस्तों गैस भरे टंगस्टन लैंप के लिए बताना है, और इसमें बताना है कितना तापमान आवश्यक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए, 1035 डिग्री सेल्सियस, बी, 2300 डिग्री सेल्सियस, सी, 1500 डिग्री सेल्सियस, डी, 1200 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आपका ये राइट आंसर इसमें बी है, 2300 डिग्री सेल्सियस।
गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए कितना तापमान आवश्यक है दोस्तों? 2300 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कहा है? रात्रि के समय, रात्रि में मतलब दोस्तों रात के समय फ्लोरोसेंट ट्यूब स्विच बंद करने पर भी रोशनी देती है, जिसका कारण है दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब स्विच बंद करने पर भी रोशनी देती है, जिसका कारण है ए स्विच से फेज नियंत्रित में होना, बी ट्यूब में सीधे ही फेज का पहुंचना, सी लीकेज होकर उससे फेज मिलना, डी उपरोक्त सभी दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर ये है स्विच से फेज नियंत्रित में होना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को दोस्तों, स्विच में फेज नियंत्रित में होना आपका इसमें सही आंसर, जो राइट आंसर है दोस्तों ए है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों HPMV क्या होता है? HPMV लैंप दोस्तों, HP होता है हाई प्रेशर दोस्तों, हाई प्रेशर मरकरी लैंप, मरकरी वाइपर लैंप दोस्तों, मरकरी वाइपर लैंप, हाई प्रेशर मरकरी वाइपर लैंप, ये आपका दोस्तों HPMV है। हाई प्रेशर मरकरी वाइपर लैंप में 250 वाट 250 वोल्ट के लिए पावर फैक्टर दोस्तों ध्यान दीजिए, पावर फैक्टर बढ़ाने हैं तो कितनी धारिता का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, इसमें बताना है दोस्तों। हाई प्रेशर मरकरी वाइपर लैंप में 250 वाट 250 वोल्ट, इसमें वाट और वोल्ट के लिए पावर फैक्टर बढ़ाने हैं तो कितनी धारिता का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है? ए 10 माइक्रोफैरड, बी 20 माइक्रोफैरड, सी 2.5 माइक्रोफैरड, डी 4.5 माइक्रोफैरड दोस्तों, 4.5 माइक्रोफैरड दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर आपका बी है 20 माइक्रोफैरड आपका ये राइट आंसर इसमें बी है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, आपका इसमें 20 माइक्रोफैरड है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लाइट हाउस, सर्च लाइट, सिनेमा घर, प्रोजेक्टरों में लैंप प्रयुक्त होता है दोस्तों। सिनेमा घर प्रोजेक्टरों में लैंप प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है दोस्तों? लाइट हाउस में। और सर्च लाइट और सिनेमा घर प्रोजेक्टरों में कौन सा लैंप प्रयोग होता है दोस्तों? प्रयुक्त होता है कार्बन आर्क लैंप, बी HPMV लैंप दोस्तों, हाई प्रेशर मरकरी वाइपर लैंप, बी का देखिए दोस्तों हाई प्रेशर MV देखिए दोस्तों मरकरी वाइपर लैंप, सी टंगस्टन फिलामेंट लैंप, डी नियान लैंप दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर ए है कार्बन आर्क लैंप। लाइट हाउस और सर्च लाइट सिनेमा घर प्रोजेक्टरों में लैंप जो प्रयुक्त होता है दोस्तों, कार्बन आर्क लैंप होता है। आपका इसमें राइट आंसर ये है। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए दोस्तों मिलाना है, इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड से। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जिंक सिलिकेट कौन सा है रंग? नीला, हरा, गुलाबी, पीला। कैल्शियम टंगस्टन, जिंक बेरिलियम सिलिकेट, डी कैंडियम बोरेट। इसमें बताना है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि आपका इसमें राइट आंसर कौन होगा और कौन कौन से सूची का जो है मिलान होगा किस रंग से दोस्तों। आपका ये राइट आंसर इसमें बी है। आपका इसमें राइट आंसर दोस्तों बी है। पहला जो ए है वो दूसरा है, ए का दूसरा है, यहाँ हम मिलान कर दे रहे हैं आपके लिए दोस्तों। जिंक सिलिकेट वो हरा रंग उत्पन्न करता है और देखिए दोस्तों कैल्शियम टंगस्टेट है वो पहला है। वो कौन सा है? पहला है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ऐसे मिला लीजिएगा आप। कैल्शियम टंगस्टेट नीला रंग उत्पन्न करता है और जिंक बेरिलियम सिलिकेट कौन सा रंग उत्पन्न करता है दोस्तों? आपका हो जाएगा सी का चौथा हो जाएगा पीला और सफ़ेद। जिंक बेरिलियम और सिलिकेट का जो है दोस्तों पीला और सफ़ेद रंग उत्पन्न करेगा। और कैंडियम बोरेट दोस्तों तीसरा, आपका ये तीसरा रहा। कैंडियम बोरेट गुलाबी रंग उत्पन्न करेगा। आपका इसमें राइट आंसर बी है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों, आप इन रंगों को ध्यान में रखेंगे, मिलाएंगे और कौन कौन से रंग उत्पन्न होते हैं इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार नियान साइन नली पर आरोपित की जाने वाली अधिकतम वोल्टेज 10 किलोवाट है दोस्तों। इसमें भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार नियान और साइन नली पर आरोपित की जा सकने वाली अधिकतम वोल्टेज 10 किलोवाट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और आपका कथन क्या कह रहा है दोस्तों? पहला कथन है आपका इस कार्य के लिए उच्च रिएक्टेंस वाले स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना चाहिए। और कथन दूसरा क्या कर रहा है दोस्तों? इसे कोल्ड कैथोड ट्यूब भी कहते हैं। इस स्थिति में आपको बताना है कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है।
कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड सही है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं। दोस्तों ये दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें सी है, दोनों सही हैं। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार जो नियान साइन नली पर आरोपित की जा सकने वाली अधिकतम वोल्टेज 10 किलोवाट है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, इस कार्य के लिए उच्च रिएक्टेंस वाले स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना चाहिए उच्च रिएक्टेंस वाले कार्य के लिए। और कथन आपका सेकंड क्या कर रहा है, इसे कोल्ड कैथोड ट्यूब भी कहते हैं। कोल्ड कैथोड ट्यूब भी कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, नियान साइन नली आरोपित की जा सकने वाली अधिकतम वोल्टेज 10 किलोवाट। कौन सा है दोस्तों, नियान साइन नली। आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में चोक का कार्य ... उत्पन्न करना है। दोस्तों फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है परिपथ में चोक का कार्य ... उत्पन्न करना है। क्या, स्टार्टिंग हेतु उच्च वोल्टेज, बी स्टार्टिंग हेतु निम्न वोल्टेज, सी विद्युत धारा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो परिपथ में चोक का कार्य होता है स्टार्टिंग हेतु उच्च वोल्टेज के लिए उत्पन्न करना है। आपका इसमें राइट आंसर ए है। आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, इसमें सही गलत बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत। और क्वेश्चन पढ़ते हैं, नीचे मरकरी आर्गन लैंप है। दोस्तों मरकरी आर्गन लैंप से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। इसमें कथन आर्गन लैंप के लिए मरकरी आर्गन लैंप है। दोस्तों मरकरी आर्गन लैंप है। यहाँ पर कथन फर्स्ट देखिए दोस्तों, लैंप को 230 वोल्ट एसी स्रोत से संयोजित करने पर इलेक्ट्रोड के बीच स्पार्किंग प्रारंभ हो जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पे मरकरी आर्गन लैंप में 230 वोल्ट एसी स्रोत से संयोजित करने पर इलेक्ट्रोड जो होता है के बीच स्पार्किंग प्रारंभ हो जाती है। कथन सेकंड देखेंगे तो इसकी दक्षता लगभग 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। ये कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड सही है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। कथन दोस्तों डी देखेंगे, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें सही गलत बताना है। फ्लोरोसेंट लैंप तथा फिलामेंट लैंप की तुलना में, इसमें तुलना करना है कौन कौन से लैंप में दोस्तों, फ्लोरोसेंट लैंप में और फिलामेंट लैंप की तुलना में। दोस्तों तुलना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, फ्लोरोसेंट लैंप गहरी छाया बनाते हैं। और कथन सेकंड देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, फ्लोरोसेंट लैंप का जीवन काल फिलामेंट की तुलना में 7 गुना होता है। दोस्तों फ्लोरोसेंट लैंप का जीवन काल फिलामेंट की तुलना में, फिलामेंट दोस्तों इसकी तुलना में 7 गुना होता है। ए कथन फर्स्ट सही है, बी कथन सेकंड सही है, सी कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। दोस्तों डी कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। दोस्तों दोनों गलत हैं। इसमें देखिए दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर क्या है, आपका इसमें राइट आंसर दोस्तों क्या है, आपका इसमें राइट आंसर बी है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है, कथन सेकंड सही है आपके लिए। फ्लोरोसेंट का जो जीवन काल होता है दोस्तों फिलामेंट की तुलना में 7 गुना होता है, 7 गुना होता है। आपका सेकंड सही है। और दोस्तों पहला गलत है, आपका पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। फ्लोरोसेंट लैंप गहरी छाया बनाते हैं, गलत है, ये गलत है दोस्तों। और दूसरा आपके लिए सही है, जो फ्लोरोसेंट लैंप का जीवन काल होता है फिलामेंट की तुलना में 7 गुना होता है। आपका राइट आंसर इसमें दोस्तों बी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, निम्न में से सत्य कथन छांटिए। पहला क्या है दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब की आयु लगभग 7,500 कार्य घंटे होती है। बी नियान लैंप में 50 मिमी दाब पर नियान गैस भरी जाती है। सी देखेंगे दोस्तों, आर्क उत्पन्न करने के 15 से 8 मिमी का एयर गैप होना चाहिए। डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है, आपका राइट आंसर ये दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब की जो आयु लगभग 5000 से 7500 कार्य घंटे होती है। दोस्तों आपका यह कथन राइट है। आपका राइट जो है, आपका जो सही है आपका ए है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है दोस्तों उसकी आयु 5000 से 7500 कार्य घंटे होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि किसी लैंप को उसकी अंकित वोल्टेज से, ध्यान दीजिए दोस्तों,
यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ, यदि किसी लैंप है दोस्तों, कोई भी लैंप है, उसकी अंकित वोल्टेज से कुछ कम वोल्टेज पर प्रचालित किया जाए तो उसकी कार्यकारी आयु ... जाती है, बढ़ जाती है, बी कम, सी अपरिवर्तित रहती है, डी शून्य हो जाती है, डी शून्य हो जाती है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है, उसकी जो कार्यकारी आयु होती है बढ़ जाती है दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर ए है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सामान्य चौक की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक चौक का प्रयोग करने से, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, सामान्य चौक की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक का जो चौक होता है प्रयोग करने से विद्युत की खपत कितने प्रतिशत कम हो जाती है। चौक का प्रयोग करने से, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक चौक का प्रयोग करने से विद्युत की खपत कितने प्रतिशत कम हो जाती है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह एग्जाम क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों, और चैनल को हमारी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जो सामान्य चौक की तुलना में जो इलेक्ट्रॉनिक चौक का प्रयोग किया जाता है करने पर, यहाँ पर विद्युत की जो खपत होती है कितने प्रतिशत कम हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक चौक का प्रयोग करने से। ए 10%, बी 20%, सी 40%, डी 60%। दोस्तों जो विद्युत की खपत दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक चौक का प्रयोग करने पर 40% कम हो जाती है। 40% कम हो जाती है दोस्तों, बहुत मायने रखता है। 40% विद्युत खपत दोस्तों बच जाती है, कम हो जाती है। आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, नीला रंग प्राप्त करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा मुख्य बेसिक फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नीला रंग प्राप्त करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा बेसिक फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कैंडियम सिलिकेट, इसमें पाउडर बताना है दोस्तों, कौन सा, इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा पाउडर बेसिक फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है, यही इसको बताना है। और कौन सा रंग प्राप्त होता है नीला रंग प्राप्त करने के लिए, कैंडियम सिलिकेट, बी कैल्शियम सिलिकेट, सी कैल्शियम टंगस्टेट, डी जिंक सिलिकेट। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों सी कैल्शियम टंगस्टेट। कैल्शियम टंगस्टेट आपका इसमें राइट आंसर है, आप इसे भूलना मत दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर ये बेसिक फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है कैल्शियम टंगस्टेट का जो नीला रंग प्राप्त करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयोग होता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। और इसमें आपका राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए दोस्तों, सोडियम वेपर लैंप की औसत जीवन अवधि है। सोडियम वेपर लैंप की औसत जीवन अवधि है 1000 घंटे, बी 2000 घंटे, सी 3000 घंटे, डी 5000 घंटे। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है 3000 घंटे दोस्तों सोडियम वेपर लैंप की औसत जीवन अवधि है। आपका इसमें राइट आंसर सी है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी फ्लोरोसेंट ट्यूब के लिए, देखिए दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब के लैंप में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को रोका जा सकता है। स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को रोका जा सकता है दोस्तों। एक 40 वाट की सीरीज में चौक के साथ 2 20 वाट के लैंपों के द्वारा, बी 2 ट्यूब लाइटों को लैंग लीड सर्किट के रूप में समानांतर जोड़कर, सी उच्च वैल्यू रेंज के कैपेसिटर को जोड़कर, डी देखेंगे दोस्तों थर्मल प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग कर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका जो सही आंसर है दोस्तों, जो राइट आंसर है बी है। किसी फ्लोरोसेंट ट्यूब के लैंप में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को रोका जा सकता है 2 ट्यूब लाइटों को लैंग लीड सर्किट के रूप में समानांतर जोड़कर। आपका इसमें राइट आंसर दोस्तों बी है। आपका राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो यक्ष से प्रदर्शित किया गया है बल्ब में जो दिखाए गए हैं दोस्तों, इसका जो सोडियम वेपर लैंप है दोस्तों, ये बल्ब है सोडियम वेपर लैंप। दोस्तों जो यक्ष के रूप में सांकेतिक भाग नाम इसका बताना है दोस्तों, भाग का नाम बताना है। इस फिगर को देखिए और इसमें बताइए कि इस यक्ष के द्वारा कौन सा भाग है और सांकेतिक भाग है दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ए आधार है, बी सोडियम वाष्प है, सी आर्क ट्यूब है, डी ऑक्साइड आलेपित इलेक्ट्राड। दोस्तों आपका ये यक्ष से जो प्रदर्शित हुआ है ऑक्साइड आलेपित इलेक्ट्राड है।
ऑक्साइड आलेपित इलेक्ट्रोड है दोस्तों। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। जो यक्स से प्रदर्शित किया गया है यो आपका इसमें राइट आंसर डी है। ऑक्साइड आलेपित इलेक्ट्रोड है जो यक्स से प्रदर्शित किया गया है चित्र में। ये सांकेतिक जो भाग दिया गया है दोस्तों, ये जो है यहाँ पे ये ऑक्साइड आलेपित इलेक्ट्रॉन है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर डी है। आपका अगला जो क्वेश्चन अब लगवाने वाले हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन अब आ गया है। अब आगे है आपका क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। 250 कैंडल दोस्तों, 250 कैंडल पावर स्रोत से 250 कैंडल पावर स्रोत से 10 मी की दूरी पर स्थित प्रदीपन की गणना कीजिए जबकि कोण 60 अंश हो। दोस्तों इसमें बताना है 250 कैंडल पावर स्रोत से 10 मी की दूरी मतलब दोस्तों 10 मीटर की दूरी पर स्थित प्रदीपन की गणना कीजिए जबकि कोण उसका 60 अंश हो। अब यहाँ पर दोस्तों हल करने हैं। आपका हल है, यहाँ पर हल है, देखते हैं दोस्तों। हमें ज्ञात क्या है, हमें क्या क्या ज्ञात है दोस्तों। जो दूरी है, जो स्रोत है, जो दूरी है वो डी है, डी 10 मीटर दोस्तों। इसका सूत्र क्या होता है, प्रदीपन का सूत्र क्या होता है, E = I/d² cos थीटा होता है दोस्तों। E = I/d² cos थीटा होता है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, जो 250 कैंडल दिया है, आई का मान दिया है दोस्तों। यहाँ पर डी का मान 10 दिया है, आई का मान दोस्तों = 250 CP दिया है दोस्तों। अब आगे वाइट पेज लेके आपको बताने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर अब थीटा का मान क्या दिया है, थीटा का मान 60 अंश दिया है दोस्तों, 60 अंश। और हमें क्या निकालना है दोस्तों, प्रदीपन में जो है ई का मान निकालना है, और आपका फार्मूला तो पता ही है, मैं आगे बता दिया हूँ दोस्तों। E = I/d² cos थीटा। अब दोस्तों आई का मान 250 है, यहाँ पर E = 250 और डी का मान डी का स्क्वायर है, 10 × 10 हो जाएगा, 10 × 10 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करेंगे सॉरी दोस्तों, 10 × 10 हो जाएगा। और cos थीटा का मान कितना दिया गया है, 60 अंश। थीटा का मान cos थीटा 60 अंश दोस्तों, इसका मान रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 250 250/10 × 10, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों। E = 250/10 × 10 cos थीटा का मान 60 अंश दिया है। अब आगे है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे यहाँ पे 250/10 × 10 × 1/2 दोस्तों, 60 अंश का मान रखा गया है 1/2। और इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपका कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, आपका 25 हो जाएगा। और ये रहा गुणा कर देंगे, 10 दूना 20, आपका 10 दूना 20। और यहाँ पर इसको भाग दे देंगे दोस्तों, 1.25 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर दोस्तों। आपका ये राइट आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। एक बल्ब की कैंडल शक्ति 300 है, उसके द्वारा उत्पन्न दोस्तों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये ल्यूमेन का कैसे निकालते हैं और कितना कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैं आपको प्रदीप्ति फ्लक्स कैसे निकालते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बताने वाले हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आपका एक क्वेश्चन है और आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बल्ब की कैंडल शक्ति 300 है, उसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स ज्ञात करें। उसके द्वारा उत्पन्न दोस्तों कुल फ्लक्स ज्ञात करना है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हमें पता क्या है, हल करना है यहाँ पर दोस्तों हमें कुल प्रदीप्ति फ्लक्स
कुल प्रदीप्ति फ्लक्स इक्वल टू 4 पाई गुणे कैंडल पावर। दोस्तों इसी पर मान रखना है। हमें पता है एक बल्ब की कैंडल शक्ति 300 है, उसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स ज्ञात करें। दोस्तों कुल फ्लक्स जो प्रदीप्ति होती है, फ्लक्स जो है 4 पाई गुणे कैंडल पावर, ये फार्मूला होते हैं दोस्तों। इसी फार्मूले पे रख के आपका क्वेश्चन हल होने वाले हैं। 4 पाई गुणे कैंडल पावर आपका आगे है दोस्तों, वाइट पेज हम लेने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 पाई गुणे कैंडल पावर मान कितना है दोस्तों, 300 है। कैंडल पावर का मान कितना है, 300। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। 4 पाई गुणे 300 दोस्तों, इसका गुणा करेंगे 3 चौको 12, यहाँ पर 1200 हो जाएगा। 1200 पाई ल्यूमेन। अब आगे वाइट पेज ले रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 1200 हुआ और यहाँ पर देखिए 1200 पाई हुआ और यहाँ पर पाई का मान 3.14 होगा। 3.14 होगा, पाई का मान 3.14 होगा। और इससे दोस्तों गुणा कर देंगे 1200 में पाई के मान से 3.14 से गुणा करने पर आपका मान निकल कर आएगा 3768 ल्यूमेन। आपका ल्यूमेन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 3768 ये ल्यूमेन आपका ये राइट आंसर है दोस्तों। ये आपका राइट आंसर है, आपका ये राइट आंसर होगा 3768 ल्यूमेन होगा। निकल कर आएगा कुल कितना दोस्तों, कुल प्रदीप्ति फ्लक्स आपका निकल के आएगा दोस्तों। आपका जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो वीडियो नंबर दोस्तों 106 का छठा क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन पे आधारित है। मैं उसको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं। जो ये आपका पहला क्वेश्चन अभी मैं हाल लगवाया इसमें, उसी पर आधारित है आपका क्वेश्चन। मैं आगे बता दे रहा हूँ दोस्तों। छठा क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूँ दोस्तों, सॉल्व सीधा करवा दे रहा हूँ। छठा क्वेश्चन वहाँ पे आप जाके मिला के देख लीजिएगा। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, हमारे वॉइस पर ध्यान दीजिएगा। 500 कैंडल पावर स्रोत से 10 मीटर की दूरी पर स्थित सतह पर प्रदीपन कितना होगा, जबकि कोण 45 अंश है दोस्तों। यही सॉल्व करना है। मैं इसको फार्मूला बता दे रहा हूँ दोस्तों, फार्मूला, और मैं आगे सीधा हल करवा दे रहा हूँ। आपका छठा क्वेश्चन है, अब वीडियो नंबर 106 है, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। वीडियो नंबर 106 है, आपका छठा क्वेश्चन है। E इक्वल टू I/D² cos थीटा। अब दोस्तों यहीं पर मान रख देंगे। I का मान 500 दिया है और D का मान दोस्तों 10 है, 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। cos थीटा का मान कितना दिया है दोस्तों, 45 अंश दिया है। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों 3.5 ल्यूमेन मीटर स्क्वायर होगा, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। आपका ये राइट आंसर है दोस्तों। आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे और cos 45 का मान निकाल लेंगे आप। और दोस्तों आपका यह इलेक्ट्रीशियंस क्वेश्चन था, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों। यह एग्ज़ाम क्वेश्चन है, यह एग्ज़ाम क्वेश्चन थे। और आपके दोस्तों इलेक्ट्रीशियन से किसी भी एग्ज़ाम में आप पूछे जाने वाले क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं ऐसे एग्जाम क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों, ऐसे एग्जाम क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा दोस्तों। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए एग्जाम क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन ही समझ लीजिए आपके लिए है। ये हर एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे जाते हैं दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम में। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को और अपने सब जो आपके कांटेक्ट में हो, आप उनको दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करिए और लाइक भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे दोस्तों। धन्यवाद। मैं एग्ज़ाम क्वेश्चन ऐसे लाता रहूँगा। धन्यवाद।